जो हमारा आर्थिक अस्थिरता है, तो इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यक्रम में सर्वप्रथम मैं हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष माननीय धर्म प्रकाश भारती जी, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय मास्टर सिंह बादल जी, हमारे राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के आचार्य परम आदरणीय किशोर बौद्ध साहब और समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य, सभी प्रदेश के प्रदेश संयोजक और सभी मंडल, जिला और विधानसभा के सभी बुद्धिजीवी साथियों को आज के कार्यक्रम में मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए, आज का जो हमारा मुख्य विषय जो आर्थिक अस्थिरता है, तो आज के कार्यक्रम की हमारी मुख्य अतिथि हैं माननीय एडवोकेट तजिंदर कुमार बंधन जी, और हमारे आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय हर्षदीप जी, जो कि उड़ीसा से हैं, और आज के हमारे ऑनलाइन वेबिनार की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय धर्म सिंह बौद्ध साहब। इस तरह से मैं सभी का पुनः हृदय से स्वागत अभिनंदन करते हुए 25 बिंदुओं पे चर्चा जिस तरह से हमारा लगातार शुरू हुआ है, उसी कड़ी में आज पुनः 13 अगस्त के इस संध्या काल में मैं सर्वप्रथम आज के हमारे अध्यक्षता कर रहे माननीय धर्म सिंह बौद्ध साहब से मैं अनुग्रह चाहूंगा कि आज के कार्यक्रम हेतु हमें अनुग्रहित करें। माननीय धर्म प्रकाश सिंह बौद्ध जी, मेरी आवाज जा रही है ना? जी, अध्यक्ष जी की अनुमति ले लीजिए। जी जी, आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय धर्म सिंह बौद्ध साहब, आप हमें आज के कार्यक्रम की मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आज आ रही है, आ रही है। हाँ ठीक। महाकाल को तथागत गौतम बुद्ध को नमन। समता, स्वतंत्रता, बंधुता, भारतीय संविधान, नम्रता, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नमन। आरक्षण के जनक साहू महाराज को नमन। शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले को नमन। प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले को नमन। रामास्वामी पेरियर, संत गाडगे महाराज, नारायण स्वामी, संत कबीर साहब, संत रविदास, संत घासीदास, बिरसा मुंडा और बहुजन समाज में जन्मे महामानवों को नमन करते हुए आज की सभा में उपस्थित राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के बादल सिंह बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य माननीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, जीवी मानवर आजाद बौद्ध साहब, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य गण, आज की सभा के मुख्य अतिथि तजेंद्र कुमार बंधन जी, विशिष्ट अतिथि हर्षदीप जी, उड़ीसा संचालन कर रहे माननीय अशोक सोनवानी जी, छत्तीसगढ़ कार्यकारिणी सदस्य, और समस्त राज्यों के अध्यक्ष एवं प्रभारी महासचिव, समस्त राज्यों के जिलाध्यक्ष एवं सदस्यगण, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़े उपासक एवं उपासिका सभी को नवोदय जय भीम। आज राष्ट्रीय बौद्ध महासभा की वेबिनार में अध्यक्षता का समय मुझे दिया गया, जिसका विषय है आर्थिक अस्थिरता, बढ़ते हुए पूंजीवाद, राष्ट्र को खतरा। साथियों, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया की विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। जैसे प्रति व्यक्ति आय, गरीबी रेखाओं के बीच की उच्च जनसंख्या, बुनियादी ढांचा, कृषि आधारित पूंजी निर्माण की कम दर, इसे दुनिया में विकासशील देश कहा जाता है। इसे वर्तमान व्यवस्था ने तहस नहस कर दिया। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना महामारी ने देश को आर्थिक अस्थिरता पैदा की है, जिससे पूंजीवादी व्यवस्था का जन्म ले लिया। साथ ही सरकार की गलत नीतियों के कारण वर्तमान में सारी छोटे छोटे उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनी, फैक्ट्री बंद, रेल बंद, हवाई सेवाएं बंद, आवाजाही बंद, आदरणीय सभी प्रकार के अध्यक्ष महोदय, सर, हेलो सर, मैं चाहूंगा कि आपकी अध्यक्षीय
प्रबोधन जो है कुछ विशिष्ट और मुख्य अतिथियों के पश्चात होगी। नहीं आप हमें सर, अनुग्रहित वही आ करें। रहे हैं सर, वही आ ओके ओके। हो जाने से पूंजी चंद हाथों में चले जाने से निजीकरण को बढ़ावा मिला है, जिससे राष्ट्र को खतरा पैदा हो गया है। मान्यवर अशोक सोनवानी जी से निवेदन है कि आगे की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। चलिए, बहुत बहुत साधुवाद, आपको हृदय से साधुवाद। आपका अध्यक्षीय प्रबोधन जो है हमारा होगा। तो आइए साथियों, जैसा कि हम प्रत्येक दिन रात को 9 बजे शुरू करते हैं, रात का बेला होता है और इस बेले में सभी अपने अपने स्थान पर आ करके और कार्यक्रम को बेहतर तरीके से सुनते हैं, संचालित कार्यक्रम को बेहतर तरीके से आनंदमय तरीके से ग्रहण कर रहे हैं। और पूरे आशान्वित हैं हम कि ये जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के द्वारा जो 25 बिंदुओं पर चर्चा शुरू की गई है, इसका पूरे राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो आइए हम लोग, जो कि आज का जो महत्वपूर्ण विषय है हमारा आर्थिक अस्थिरता, जिस तरह से आर्थिक अस्थिरता हम पूरे देश में देख रहे हैं और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं पूरी आम जनता में हाहाकार मची हुई है, और इस बढ़ते हुए पूंजीवाद से राष्ट्र को किस प्रकार से खतरा का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें एक चीज और है, मेरे एक साथी ने हमारे इसी एक ध्यान दिलाया था कि जिस तरह से आर्थिक अस्थिरता, पूंजीवाद में एक जो डॉक्टरों की जो फीस बढ़ रही है लगातार 300, 500, 3000 इस तरह से, तो यह इस विषय पर भी जो है कहीं ना कहीं प्रकाश हमारे आज के प्रवक्ता जो है बोलेंगे। तो मैं समय न लेते हुए आज के हमारे जो विशिष्ट अतिथि हैं माननीय हर्षदीप साहब जो उड़ीसा से हैं, मैं विनम्र अपील करूंगा कि आज आप आएं और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपना प्रकाश डालेंगे। आदरणीय हर्षदीप जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए माननीय हर्षदीप जुड़े साहब। हर्षदीप साहब जुड़े हुए हैं। जय भीम। जय भीम, जय भीम, मोस्ट वेलकम सर। जय भीम। वेलकम वेलकम। सर्वप्रथम मैं बहुजन समाज में जन्मे महापुरुष यथा महामानव गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, छत्रपति साहू महाराज, पेरियार रामास्वामी नायकर, नारायण गुरु, भीम भोई एवं मान्यवर कांशीराम को नमन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक धर्म प्रकाश भारतीय जी, कार्यकारी संपादक बादल सिंह जी, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बुद्ध जी एवं समस्त राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के देश भर में सभी सम्मानित साथियों को सप्रेम जय भीम। आज का जो विषय बहुत ही एक सीरियस सब विषय है, बढ़ते हुए पूंजीवाद राष्ट्र को खतरा। तो ये खतरा होने का चर्चा करने का पहले हमारे मुक्तिदाता डॉक्टर आम्बेडकर क्या कहते हैं उसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। बाबा साहब कहते थे कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद ये देश के लिए खतरा है। वो कहते हैं देयर आर इन माय व्यू टू एनिमीज which the workers of this country have to deal with. The two enemies are Brahminism and capitalism. तो बाबा साहब का मानना था कि देश के लिए एवं बहुजनों के लिए ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद खतरा है। इसका अर्थ ये होता है ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद एक दूसरे के परिपूरक हैं और ये हमारे बहुजन समाज और राष्ट्र के लिए घातक हैं, ऐसा बाबा साहब का कहना था। तो साथियों, अभी हम चर्चा करते हैं कि पूंजीवाद में, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, बहुत भी हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, फिर भी मैं अपने समय के हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ कहना चाहूँगा। ये कैपिटलिज्म, ये जो पूंजीवाद होता है उसका लक्ष्य केवल एक ही रहता है कि प्रॉफिट, लाभ कमाना।
लाभ ही उनका पूंजीवाद का लक्ष्य रहता है। किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से लाभ कमाया जाए, और वो लाभ कहाँ से आ सकता है? वो केवल लोगों का श्रम को दोहन करके, शोषण करके ही पूंजी को बढ़ाया जा सकता है। और इसी लक्ष्य पे वो काम करती है, चाहे वो देश का जनता किसी भी हालत में पहुंच जाए, उनका मूलभूत अधिकार हनन हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। और कहा जाए तो ये क्रूर व्यवस्था है, विशेषकर भारतीय सामाजिक व्यवस्था में मैं कहना चाहूंगा एक क्रूर व्यवस्था है, क्योंकि पूंजीवाद के द्वारा मानववाद का हनन होता है और समता, भातृत्व, एकता का भी हनन होता है। तो ये जो पूंजीवाद है, ये पूंजीवाद का एंट्री तो बहुत पहले ही है। जब हम कहते हैं मनुस्मृति का जो जमाना था, उस शास्त्र में भी लिखा गया है कि इस देश का बहुजन समाज धन संपत्ति नहीं रह सकते। इसका मतलब ये होता है कि जो पूंजी या धन संपत्ति रखने का अधिकार केवल कुछ वर्ग विशेष का लोगों के पास होना चाहिए, और वही वर्ग जो है, ब्राह्मण वर्ग है, वही केवल धन संपत्ति का अधिकारी हो सकता है। अगर कोई शूद्र धन संपत्ति रखे तो उससे छीन लेना चाहिए। ये धार्मिक व्यवस्था था। इसका मतलब ये है कि ये पूंजीवाद केवल कुछ मुष्टिमेय लोगों का हाथ में रहने का परिकल्पना व विचार वो बहुत पहले से ही रचा गया था। और आधुनिक भारत में हम कहते हैं कि 1950 संविधान के बाद ये बहुत अन्य तरह से लागू किया गया, जिसको कि हम समझ नहीं पाए। इसलिए नहीं समझ पाए कि हम हमारे महापुरुष को कथन को ठीक से भी हम ना समझे, ना समझाने वाले लोग हुए। हमारे जो आंदोलन में हम तो ब्राह्मणवाद के बारे में जब आलोचना करते हैं तो केवल हम जाति और वर्ण के बारे में ज्यादा फोकस करते हैं, पर ये ब्राह्मणवाद के साथ पूंजीवाद कैसा जुड़ा हुआ है उसी के बारे में हमारा चर्चा परिचर्चा बहुत कम होती है। इसलिए हम इस खतरा को समय रहते नहीं जान पाते। सबसे पहले हमारा कमी है कि हम ठीक समय में ठीक चीजों को समझ नहीं पाते हैं, बहुत देर से समझते हैं। देर से जानने समझने के बाद हमारे हाथ से बहुत कुछ चला गया होता है। जब हम समझते हैं तब तक हमें मिलने का संभावना क्षीण हो जाता है। साथियों, ये पूंजीवाद राष्ट्र के लिए तो खतरा है, और राष्ट्र में जो मूल निवासी हैं व जो हम दलित बहुजन हैं, हमारे लिए क्या क्या खतरा है इसको भी हमें जानना पड़ेगा। हम दलित बहुजनों के लिए हमारा इस देश में मान सम्मान, रोजी रोटी के साथ जीने का जो एकमात्र व्यवस्था है वो एक संवैधानिक व्यवस्था और गणतंत्र व्यवस्था। ये दोनों व्यवस्था, डेमोक्रेटिक फॉर्म और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, ये दोनों व्यवस्था से ही हम लोग कुछ 1950 के बाद कुछ हासिल कर पाए हैं। और ये जो पूंजीवाद आया है, ये पूंजीवाद का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट सिरे से, एकदम सिरे से ये दोनों व्यवस्था को, संविधान को एवं डेमोक्रेसी को, ये दोनों को ही खारिज करता है। इसका कई प्रकार का विवेचन हो सकता है। एक तो सिटीजन का, ये जो सिटीजन का राइट्स रहता है, इस राइट्स को भी वायलेट करता है। ये हमारा वोटिंग राइट्स को भी खत्म करता है, ये डेमोक्रेटिक राइट्स को भी खत्म करता है। और हमारे जो एक फंडामेंटल चीज, हर आदमी का जो जरूरत रहता है, जो फंडामेंटल राइट्स है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य का, ये तीनों चीज किसी भी नागरिक का एक मूलभूत आवश्यकता होती है। और पूंजीवाद ये सब चीज मुहैया कराने का जो जिम्मेदारी है हमारा संविधान में राष्ट्र को दिया गया था, राज्य को दिया गया था, स्टेट को दिया गया था। स्टेट के ऊपर ये दायित्व था कि आम नागरिकों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जो बेसिक नीड होता है उसको फुलफिल करने का काम सौंपा गया था। पर आज तक 70 सालों में हमारे लोगों को ये चीज नहीं मिल पाया है।
अगर कुछ कुछ मिला था भी, वो अभी संभव नहीं है, क्योंकि पूंजीवाद इस कदर घुस चुका है, घुसपैठ कर चुका है हमारे राष्ट्र व्यवस्था में, तो ये और संभव नहीं हो पा रहा है। हम अगर थोड़ा पीछे जाएं तो हम देखते हैं ये जो पूंजीवाद का प्रवेश बड़े पैमाने पर 1991 के बाद इस देश में लागू हुआ। एलपीजी के नाम से जो व्यवस्था हमारे देश में आया, वो धीरे धीरे पूंजीवाद को रास्ता को प्रशस्त करते चला गया। और ये पूंजीवाद, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसके माध्यम से धीरे धीरे एकदम ऑल ऑफ सडन अगर करें तो लोगों को समझ में आता है, इसलिए उन्होंने बहुत ही बारीकी से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप इसको लागू किए। और आज परिस्थिति ऐसा बन चुका है कि हमारे दलित बहुजनों के पास मूलभूत अधिकार छीनने में पूंजीवाद समर्थ हो चुका है। इतना लाचार व्यवस्था बना दिया है कि हम लोग का जो उम्मीदें जो है घटते जा रहा है, कि हम जो मौलिक जो अधिकार जो हमारे जो प्राप्त होना चाहिए था वो भी हम नहीं कर पा रहे। साथियों, ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से इस देश का शासकों ने विदेशी जो कंपनियों को, बहुराष्ट्रीय कंपनी को यहाँ आमंत्रण किया और उनका पूंजी के माध्यम से हमारे लोगों को शोषण किया गया। वो जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों का एकमात्र उद्देश्य था कि भारत का जो लोगों का जो आय को कैसे उन लोग शोषण करके, उनको एक्सट्रैक्ट करके उनका पूंजी को बढ़ाया जाए। उन्होंने उन लोग सफल हो गए और उनका जो प्रोडक्ट, जो उत्पादन रहता है, बड़े ऊंचे दामों पे इस देश में बेचा जाता है। और उसे बेचने का कार्यक्रम में हमारे साथी लोग भी इंक्लूड रहते हैं। अगर आप नेटवर्किंग व्यवस्था को अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे जो पढ़े लिखे लोग भी उसमें शामिल होते हैं कहीं ना कहीं, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोडक्ट को इस देश में बेचने का भी सहायक बनते हैं। तो इस प्रकार से धीरे धीरे बहुराष्ट्रीय कंपनी का यहाँ प्रवेश होता है। और हमारे इस देश में जो पूंजीपति लोग जो हैं, जो विगत 50-60 सालों से हमारे जो श्रम को दोहन करके जो पूंजी संग्रह किए थे, उसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में इन लोग शेयर खरीदते हैं एवं उन्हीं के साथ शामिल होकर हमारे आम नागरिकों को शोषण करते हैं। साथियों, किसी भी देश में दो प्रकार का संसाधन रहता है, हम सभी जानते हैं। एक तो है प्राकृतिक संपदा, जिसको नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। दूसरा होता है मानव संबल, ह्यूमन रिसोर्स। इस दोनों चीजों को ये बहुराष्ट्रीय कंपनी और पूंजीवादी का जो समर्थक है, इन लोगों ने धीरे धीरे कब्जा करते गए। सेज के नाम पे, स्पेशल इकोनॉमिक जोन के नाम पे हमारा इस देश को सबसे पहला काम उन्होंने जमीन हथियाने के काम किए। इसका पृष्ठभूमि में भी अगर हम बारीकी से देखें तो मान्यवर कांशीराम का जो आंदोलन था, जो जमीन सरकारी है उस जमीन हमारी है, जब ये बहुजन समाज के लोग ऐसा नारा देते हैं कांशीराम का नेतृत्व में, तो ये ब्राह्मणवादी लोग और पूंजीवादी लोग समझ जाते हैं कि हमें, अगर कहीं इन लोग उनका आंदोलन में सफल हो गए तो इस देश का जमीन को, जिसे बाबा साहब का परिकल्पना था कि इन लोगों में बांटा जाएगा, गरीबों में बांटा जाएगा, भूमिहीनों में बांटा जाएगा, तो उन्होंने सबसे पहला काम किए सेज का माध्यम से इस देश को, जमीन को हथियाना, और बड़े पैमाना से हेक्टर हेक्टर जमीन को उन्होंने कब्जा करके रख लिए, अपने नाम कर लिए। और ये राष्ट्र का सहयोग से ही हो पाया है, और इसमें राष्ट्र भी सहयोगी है, क्योंकि जिसको हम राष्ट्र कहते हैं वह राष्ट्र को चलाने वाले भी वही ब्राह्मणवादी और पूंजीवादी ही हैं। हमारा जो सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, 1950 से हम लोगों का बीच में अवेयरनेस नहीं होने के कारण वही पूंजीवादी और ब्राह्मणवादी लोग इस देश को शासन प्रशासन में कब्जा कर लिए, और उन्हीं का माध्यम से हमारा जो नेचुरल रिसोर्स को, जो खनिज संपदा, जल, जमीन, जंगल को उन्होंने सबसे पहले हत्या है। उसके बाद जो ह्यूमन रिसोर्स होता है उसी को भी लाचार करने के लिए, उसी को भी गुलाम बनाने के लिए उन्होंने कई तरीका अपनाए।
और उसका पहला जो तरीका उन्होंने अपनाया वो है प्राइवेटाइजेशन। हम लोग सब जानते हैं कि प्राइवेटाइजेशन का नाम से उन्होंने जो स्टेट का जो काम था, वेलफेयर करने का जो व्यवस्था हमारे संविधान ने दिया था, उस चीज को उन्होंने खत्म कर दी। क्योंकि अगर स्टेट अगर संविधान के हिसाब से काम करेगी तो लोगों को वेलफेयर करना पड़ेगा। लोगों को वेलफेयर ना करके अगर पूंजी बढ़ाना है तो उसी कॉन्सेप्ट को खत्म करना पड़ेगा, वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट को खत्म करना पड़ेगा। और उसी के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पे हमारे जो सरकारी संस्थाएं था उसी को प्राइवेटाइजेशन करके पूंजी लगाया उन्होंने। और पूंजीवाद में क्या होता है, सब खरीदा जाता है। जो पूंजी लगाता है उसी से ही खरीदना पड़ता है। आम नागरिकों को जो पूंजी जिस सेक्टर में पूंजी लगाते हैं उसी को आम नागरिक को खरीदना पड़ता है। मुफ्त में कोई चीज देने का जो विचार जो था हमारा संविधान में लोगों को देने का, डेवलपमेंट करने का जो व्यवस्था था, उसको खत्म कर दी। पूंजीवाद क्या चाहता है? पूंजीवाद चाहता है बाजार, उसको मार्केट क्रिएट करता है, बाजार के बाद उपभोक्ता क्रिएट करता है, और वो दोनों वही पूंजीवादी का जो प्रोडक्ट को खरीदने के लिए बाध्य होते हैं। कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलेगा। पूंजीवाद का पहला शर्त ये है कि किसी भी नागरिक को किसी भी चीज सरकार मुफ्त में नहीं दे सकती। हम लोग अक्सर सुनते हैं कि कभी कभी ऐसा भी कहा जाता है कि जो टैक्स नहीं देते हैं उनको बिजली पानी का व्यवस्था नहीं करना चाहिए। ऐसा भी एक आंदोलन चल रहा है ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तरफ। उन लोग भी बड़े पैमाने में सोच रहे हैं कि जो हमारे बहुजन समाज का लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं, स्लम्स में रहते हैं, उनको सरकार जो भी बिजली पानी सड़क व कुछ राशन उपलब्ध कराती है उसी को भी नहीं देने का विचार करते हैं। उनका जो तर्क रहता है कि इन लोग टैक्स नहीं देते हैं, इन लोग इसलिए टैक्स पेयर का पैसे से इन लोगों को कुछ भी मुफ्त में नहीं दिया जाना चाहिए। और ये इनडायरेक्टली होता है पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट है, उसका विचार है। पूंजीवाद यही चाहता है कि किसी भी चीज हमारा प्रोडक्ट को जो है खरीदे, लोग किसी भी कष्ट में खरीदे, मुफ्त में ना दिया जाए। तो साथियों, और एक जो वर्ग हमारे बीच में है, ना वो प्रोड्यूसर्स है, ना उपभोक्ता है, ना वो प्रोड्यूस करता है, ना कुछ बनाता है, केवल श्रम करता है। इसी श्रम करने वाले लोगों को ये पूंजीवाद तो इंसान ही नहीं मानता है। तो इसलिए उन लोगों को कुछ भी ना देने का ये व्यवस्था कर चुके हैं। उनका कहना है कि जो हमारा माल नहीं खरीद सकता है वो हमारे लिए कोई फालतू का चीज है, उन लोग हमारे कोई काम का नहीं आ सकते हैं, इसलिए उनके बारे में किसी भी प्रकार का योजना बनाना नहीं चाहिए। तो पूंजीवाद इस प्रकार से 1991 के बाद, 1991 के बाद हमारे देश में घुसपैठ करने के बाद उसका काम जो शुरू किया था, उसका जो क्या इफेक्ट हुआ साथियों, हम लोग देख सकते हैं। ये जो लॉकडाउन 2020 में मार्च के बाद जो लॉकडाउन हुआ, तो पूंजीवाद क्या कर चुका था इस बीच, वो हम सब देख चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के बाद हमारे बहुजन समाज का लोग रोजी रोटी करने के लिए जो विस्थापित होकर अपने अपने स्टेट से, अपने अपने राज्य से, अपने अपने गांव से महानगर की तरफ पलायन करके महानगर के पूंजीवादियों को, इंडस्ट्रीज लोगों को उन्होंने जो अपना श्रम से उन लोगों को आगे बढ़ाया, उन लोगों ने भी हाथ ऊंचा कर दिए। और हमारे जो मजदूर वर्ग था, हमारे समाज के जो मजदूर वर्ग थे, उन्होंने सड़क पे उतरने के लिए मजबूर हो गए और फिर से शहर से अपने गांव की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। और ये सब एकमात्र कारण पूंजीवाद के कारण हुआ, क्योंकि इस बीच 1991 के बाद सरकार धीरे धीरे अपने सब संसाधनों को पूंजीवादियों के हाथ में ही समर्पण कर चुका था। इसी के कारण हमारे बहुजन समाज का लोगों के ऊपर जो कहर ढाया वो दिखा देता है कि ऊपर से जितना भी हमारे सरकारें कहे कि विकास विकास विकास, विकास नाम का शब्द हमारे लिए एक जहर था, उस मीठा जहर को हम लोग समझ नहीं पाए। विकास के नाम पे हमारे
बहुजन समाज के लोगों के आंखों में धूल झोंका गया और हमारे जो कुछ मिडिल क्लास का जो हमारे समाज के लोग हैं उन लोग भी ये विकास शब्द को बड़े पैमाने पर वेलकम किए, पर उन लोग नहीं समझ पाए कि इसका अंदर में हमारे बहुजन समाज के बहुसंख्यक लोगों को कैसा मूलभूत अधिकार से वंचित कर दिया जा रहा है, उसका नग्न रूप हमें लॉकडाउन में देखने को मिला। साथियों, ये न केवल हमारे श्रम को दोहन करता है, हमारा परिश्रम का जो मजदूरी को वेजेस को केवल शोषण नहीं करता है, ये जितना भी जो डेमोक्रेटिक व्यवस्था में जितना भी अंग रहता है उसी को पैरालाइज करता है, उसी को अपंग बना देता है पूंजीवादी व्यवस्था। जैसे हम लोग कहते हैं अक्सर हमारा वोटिंग राइट्स, बाबा साहब हमारे लिए जो वोटिंग राइट्स जो लाए थे, हम अक्सर कहते हैं ये जो वन मैन वन वोट वन वैल्यू, और हमको अभी भ्रम होता है कि हम लोगों को हमारा पीपुल रिप्रेजेंटेटिव हमारे वोट के माध्यम से भेजते हैं। हाँ, ये कुछ समय के लिए, कुछ सालों के लिए हो सकता है ये सही था, पर अभी 1990 के बाद, 90 दशक के बाद ये बेमानी हो चुका है, क्योंकि हमारे वोट से आज जितना हमारा रिप्रेजेंटेटिव नहीं जाते हैं, पूंजीवादी लोगों का पूंजी लगा के, पूंजी का माध्यम से हमारे रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, क्योंकि हमारे वोटर को पूंजीवादी लोग जो कैपिटलिस्ट लोग प्रभावित करते हैं हमारे वोटर को। इसका मतलब ये होता है कि हम हालांकि वोट देते हैं, हमारा राइट्स को इस्तेमाल करते हैं, पर उसका पीछे ये पूंजीवाद काम करता है। तो हमारा जो वोटिंग राइट्स भी पैरालाइज हो रहा है, वो भी अपंग होते जा रहा है। और सिटीजन का जितना भी राइट्स था, बोलने का अधिकार था, आजादी, जो भी हमें आजादी मिली थी, वो सब आजादी भी खत्म होते जा रहा है, क्योंकि स्टेट जो है, जो कंट्री जो है, जो स्टेट है, वो पूंजीवादी का इशारे पे ही सब काम कर रही है। हम उसको देख सकते हैं। लॉकडाउन ने हमें बता दिया कि इस देश का सरकार ने हमारे स्वास्थ्य और शिक्षा और रोजगार के लिए क्या क्या काम किया था, वो सब हमें पता चल गया। हमारे लिए कुछ भी नहीं किया, केवल हमें बंधुआ मजदूर बना के रखा गया था। प्राइवेटाइजेशन नाम के आर्थिक रूप से हमें अपंग बनाया गया था। जब हमारा रोजगार छीन गया तो हम सीधे सड़क पे आ गए। तो ये चीज हमें बताता है कि पूंजीवाद हमारा देश के लिए खतरा है। और एक भी डाटा बताता है कि एक तरफ गरीबी और अमीरी का खाई इतना बढ़ चुका था कि गरीब गरीब होता चला गया और अमीर अमीर होता चला गया। ऑक्सफैम का रिपोर्ट बताता है कि ये लॉकडाउन का पीरियड में भारत का जो बिलियनरीज थे, उनका संपत्ति 35% बढ़ा। हम लोग सोच रहे थे कि लॉकडाउन का पीरियड में फैक्ट्री नहीं चल रहा है, कल कारखाना नहीं चल रहे हैं, उद्योग नहीं चल रहा है, काम धंधा स्टॉप है, तो कैसे उन लोगों का 35% संपत्ति बढ़ा, ये सोचने की बात है। ये लॉकडाउन का पीरियड में हुआ, ये ऑक्सफैम का रिपोर्ट बताता है। और 2009 के बाद इनका संपत्ति 90% बढ़ा हुआ है। और ये बिलियनरीज का जो संख्या जो था, ये लॉकडाउन पीरियड में वर्ल्ड का 6th नंबर पे हमारे देश का अरबपति लोग 6वां नंबर पे आए। ये कैसे संभव हुआ, ये किस कारण हुआ, इस चीज को भी हमें देखना पड़ेगा, हमें स्टडी करना पड़ेगा कि किस माध्यम से, कैसा उनका मेथोडोलॉजी था, जो इन लोगों ने इतना अव्यवस्था के बीच में उनका संपत्ति बढ़ाने में उन्होंने समर्थ हुए। और अभी का जो स्टेटस बताता है कि 1% लोगों के पास इस देश का 73% संपत्ति है और 10% लोगों के पास 77% संपत्ति है। तो साथियों, ये सब डाटा से हमें समझ लेना चाहिए कि हम जिस संविधान के ऊपर भरोसा करते हैं,
संविधान के ऊपर जो राज्य एवं शासन प्रशासन चलना चाहिए, ऐसा जो हम उम्मीद करते हैं, वो उम्मीद भी हमारा धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। तो हमें सबसे बड़ा जो दो शत्रु हैं, बाबा साहब जो कहे हैं कि ये ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, ये दोनों चीजों के अगेंस्ट में, इनका विरोध में हमें सतत संघर्ष चलाना पड़ेगा। और जब तक हम विधिवत रूप से अगर ये दोनों व्यवस्था के विरुद्ध में अगर कोई आंदोलन नहीं चला पाएंगे, तो धीरे 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 हमारे जो बहुजन समाज, विशेषकर दलित समाज, वो पहले जैसा पेशवाई का समय में जिस ढंग से हमारा जीवन जापन था, उसी युग में हम बहुत शीघ्र लौट जाएंगे। और इसी के लिए ये तो सारांश में मैंने बताया, इसका तो बहुत कुछ इफेक्ट है। और विस्थापन भी एक बहुत बड़ा चीज है। जहां जहां भी पूंजी खटता है, वहां वहां हमारे लोगों को विस्थापित करना पड़ता है, और उन लोगों को रिहेबिलिटेशन भी नहीं हो पाता है, और उन लोग जिंदगी भर के लिए इधर उधर दर दर भटकते रहते हैं। और ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये हमारे बहुजन समाज को क्या बोलते हैं उसको, उद्वास्तु तरह जीवन जीने के लिए मजबूर कर रहा है। और ये सब केवल पूंजीवाद है। पूंजीवाद को हमें ठीक से समझना चाहिए। और मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जो विनती करता हूं कि इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करके हमारे सभी सदस्यों को जानकारी दें, ताकि हम इस लड़ाई में हम खुद को शामिल कर पाएं। और मुझे उम्मीद है राष्ट्रीय बौद्ध महासभा जिस ढंग से हर बिंदु पे काम कर रही है और हमारे लोगों को जागरूक कर रही है, मुझे उम्मीद है कि कुछ समय बाद हमारे इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का माध्यम से हम इस आंदोलन को आगे बढ़ा के हमारे इस देश में डेमोक्रेटिक सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम में हमारा देश कैसे चल पाए, और हमारे बहुजन समाज को जो फंडामेंटल राइट्स है, रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य, कम से कम इस तीनों चीज हमें कैसा सुलभ हो सके, उस योजना पे हम काम कर सकें। मैं ऐसा राष्ट्रीय बौद्ध सभा से मैं उम्मीद करता हूं। और मैं तो ये कहूंगा कि मैं जब से इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से जुड़ा हूं, पिछले जून महीने से मैं इसको देख रहा हूं, और मुझे मेरा कॉन्फिडेंस है कि हमारे जो संस्थापक हैं धर्म प्रकाश भारतीय जी, एवं हमारा राष्ट्रीय कार्यकारी संपादक बादल सिंह जी, और हमारे आचार्य किशोर जी जिस प्रकार से हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, और हमारे जो नॉलेज को, हमारे जो ज्ञान को बढ़ा रहे हैं, और उसको नॉलेज को लेने के बाद मैं उम्मीद करता हूं हम सब साथी मिलजुल के हमारे बहुजन का जितना भी शत्रु है, ये ब्राह्मणवाद, पूंजीवाद और जितना भी प्रकार का जो हमारे अगेंस्ट में काम कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में हम लड़ पाएंगे, ऐसा मैं उम्मीद करके मेरा वक्तव्य को मैं समाप्त करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत